जा सकता है, क्योंकि उसमें देखो सिटी चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो सेंटर्स का वही है कि बिल्कुल कि आपके होम स्कूल में एग्जाम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा खुल के भी कोई चीज नहीं आ रही है। तो जब तक कोई कंफर्म नोटिस नहीं आ जाती तब तक जो है, और स्कूल वालों से आप कांटेक्ट करते रहे, वो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सब वालेकुम अस्सलाम, जितनी डिटेल्स है वो आती रहती हैं उन लोग के पास, जो सेंटर बनेगा या कहाँ बन रहा है जाएगा। हाँ वही स्कूल वाले। अच्छा चलिए, तो आज टर्म 1 का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। और भाई आप लोग के जो स्कूल के फिजिक्स के टीचर हैं, जरा उस क्वेश्चन को वालेकुम अस्सलाम डिस्कस कीजिएगा। वही जो क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है, वो आंसर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यूमेरिकल सही है, लेकिन डायग्राम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। आ जाओ, डायग्राम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो, मैंने बहुत सारी फिजिक्स की फैकल्टीज को वो ट्रांसफर किया, एक एमयू में रिसर्च स्कॉलर है फिजिक्स के, तो उन्होंने जब देखा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब देखो उसमें क्या बोल रहा था, आपने जो पहला आंसर किया था, फर्स्ट आंसर जो किया था, फर्स्ट आंसर जो किया था किस पे बेस किया था, डायग्राम बेस किया था ना। और जब भी कोई सीबीएसई में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है तो डायग्राम रेलेवेंट होता है, मतलब ये नहीं है कुछ भी उठा के। अब देखो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन था, उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरा भी भेजा और फिर खुद का बनाया। तो देखो सीबीएसई में ऐसे ही है ना, यहां से रे जा रही और ऊपर से इमर्ज कर रही थी। ये तभी होगा जब सेंटर मीडियम रेयरर होगा। क्या होगा? रेयरर। और वो बेस्ड किस पे क्वेश्चन था? ग्लास स्लैब पे। तो इसका मतलब ये वाला जो मटेरियल है वो ग्लास स्लैब था, और बाकी क्या था? एयर था। और साइन आई भी देखो कितना था, आई कितना था? 48.6। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है था? 30। यानी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कह रहा है कि ये ग्लास स्लैब है, लेकिन जो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो ग्लास स्लैब नहीं है, बीच में एयर है और बाकी क्या है? ग्लास है। तो इसका मतलब क्वेश्चन और डायग्राम एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं है, और ये ब्लंडर कहलाएगा। पॉइंट समझ में आए? ये ब्लंडर कहलाएगा, क्योंकि अब डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे तो बी हमारा आंसर आ रहा है, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग करें तो हमारा ए आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे लैटरल शिफ्ट देखो, जब ये एयर से और रेयरर कोई हो जाए तो ये शिफ्ट और ऊपर भागेगी, लेकिन अगर बीच में डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन अगर ऐसे हो रहा है, क्योंकि डेंसर में जब जाएगा रेयर से डेंसर में, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जब बीच में इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो फिर रिफ्रैक्शन कम होगा, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे, यानी कि हर चैनल पे मैंने देख लिया, हर चैनल पे सर्च आउट किया, ये वाला जो पार्ट था इतनी जल्दी स्किप मारा है सबने, किसी ने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने भी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने बहुत सर्च किया, हर चैनल का वीडियो देखा कि कोई तो इस क्वेश्चन को, जिसने साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस किया, लेकिन इस पोर्शन को इतनी जल्दी स्किप मारा है। इवन कुछ चैनल्स पे तो जो साइन आई अपॉन साइन आर, जो हम लोग ने साइन 30 निकाला है, ठीक है, उसमें भी कह दिया कि आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। और अगर आप लोग, मतलब ऐसे भी चैनल है जिन्होंने ये उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में थी नहीं, और ना ही किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कहां पे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे वही चीज है कि इतनी बड़ी मिस्टेक है कि डायग्राम और क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, और मैंने तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अब मैंने सीबीएसई को टैग किया, वेदांतु अभिषेक सर जो वेदांतु अगर उनको भी लिंक्डइन पे भेजा, मींस बायजूस में भेजा, हर जगह भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। आई वांट टू नो अगर ये चीज है, क्योंकि सीबीएसई में मिसप्रिंटिंग तो हुई है सैंपल पेपर्स में। इवन आंसर्स मान लो ए है और बी टाइप हो गया, यहां तक हुआ है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, कि एकदम डायग्राम और क्वेश्चन मैच ही ना करे। यह डायग्राम जो है वो डेंसर रेयरर डेंसर का है, और क्वेश्चन रेयरर डेंसर रेयरर का है, मतलब किसका है? ग्लास स्लैब का है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम तो समझ पा रहे हैं ना इसको। उबैद भाई से मेरी जब बात हुई थी तो कहे कि हाँ वहां पे वो मिस्टेक है, जो डायग्राम है उसका जो इमर्जेंट फॉर्म है, वो इमर्जेंट रे जो है वो नीचे दिखनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज कुछ चैनल्स पे ये भी बोला
कि मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम करेंगे तो रिफ्रैक्शन कम होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ये तब होगा जब रेयर डेंसर रेयर होता है। लेकिन जब आप इसका अपोजिट करोगे, यानी डेंसर रेयर डेंसर करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करोगे, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो अगर रेयर मीडियम है तो और दूर जाएगा ना फिर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करने से लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और वहां पे सिर्फ सिंपल सा इस टाइप से करके, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़े बड़े चैनल्स, मतलब अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उस पर, और इसको इतना स्किप मार दिया। और मैं इसीलिए वेट कर रहा हूं, ईगरली वेट कर रहा हूं। आप लोग भी अपनी जो फैकल्टीज हैं फिजिक्स की कि सर वी वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी का जो केस थर्ड है, आप इसका डायग्राम और क्वेश्चन को बताइए कि डायग्राम क्वेश्चन के रेलेवेंट है कि नहीं। और अगर कोई क्या मिस्टेक हो सकता है, चलो ठीक है, इतना चल जाता है, बिल्कुल नहीं चलता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्व करोगे, लेकिन हम वहां समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कभी नहीं चलता है। डायग्राम हमेशा क्या होना चाहिए, रेलेवेंट, जो क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस कीजिएगा कि ऐसा ऐसा है, व्हाट विल बी द आंसर। आंसर तो ए आएगा एज पर क्वेश्चन, लेकिन डायग्राम जो है वो उन्होंने गलत बना दिया। उसका इमर्जेंट रे ऊपर नहीं, कहां होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए। और ग्लास स्लैब में आप खुद देख सकते हैं कि जब आप एयर से एंटर करती है ग्लास में, उसके बाद जब इमर्ज करती है तो शिफ्ट नीचे आ जाता है, ठीक है। और जो ओरिजिनल पाथ होता है डॉटेड में आप ऊपर शो करते हो, और हमने उसको वर्चुअल लैब से भी देख लिया, हर तरह से उसको कर लिया। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। क्या चीज नहीं, मार्किंग स्कीम में तो लिखा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, वो आंसर सही है, लेकिन वो आंसर सही तब है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम साइन आई साइन आर जो क्वेश्चन नंबर 58 में दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ कोई डायग्राम बना दे, मैंने ये कहा सिर्फ डायग्राम, क्वेश्चन को हटा दो, डायग्राम लो और ये बताओ ये डायग्राम में कैसा मीडियम है, तो वही चीज निकल के आए कि ये जो बीच वाला मीडियम है ये क्या है, रेयरर है, और जो एनवायरमेंट है वो क्या है, डेंसर है। तो क्या ऐसा है, नहीं, ग्लास स्लैब का क्वेश्चन है ये। तो ग्लास स्लैब में बीच में डेंसर होता है और इधर उधर क्या होता है, रेयरर होता है। ये प्रॉब्लम आ रही। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सिर्फ देखेंगे तो वही हो रहा था उस दिन, डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर बी होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, आई की, आर की, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए होगा जो कि मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। तो वही हुआ है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम भी हाथ से बनाया हुआ है, वही समझे, देखिए उसमें एरो एरो जो है तो वो हाथ से बनाया हुआ, तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो छप जाए, प्रूफ रीड होना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे ताज्जुब है कि अभी तक किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। लास्ट टर्म भी हुआ था कि जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और एक होता नहीं कि हाँ चलो मैंने ही देख, अरे आप जब सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बी होगा, आंसर बी होगा, ये क्वेश्चन है इसका, ये तो बच्चा खुद देख लेगा मार्किंग स्कीम से। यू हैव टू डिस्कस इट। ज्यादातर पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 58 है, साइन आई साइन आर, ओके, ये इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इस वजह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। वो तो बच्चा खुद देख लेगा मार्किंग स्कीम से। व्हाट यू आर डिस्कसिंग, लास्ट टाइम भी ये हुआ था, जो आंसर था वो उसी अकॉर्डिंग कर दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया एक पे, ऑब्जेक्शन मतलब मैंने टीचर से कहा देयर इज नो हार्श फीलिंग, मैंने सिर्फ ये बोला कि जस्ट रिव्यू इट, एक बार और देख लीजिए, उसका ये आंसर होना चाहिए। तो उस चैनल, अच्छी बात है, उस चैनल ने उसको फिर से देखा, रिव्यू किया, तो उसने लिखा बकायदा वापस कि यस सर यू आर करेक्ट, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो लिखा हो, जो ऐसा छप के आ जाए, हम बिना कुछ अपना दिमाग लगाए और जैसा है वैसे ही बताते रहे ताकि मेरे पे व्यूज बढ़ते जाए, ये सब नहीं होना चाहिए ना। जहां पे जो चीज है और जहां पे फंसे, और ये सामने बात था भाई जब फंसे, और जब मैंने देखा तो उसी के बाद जब वो हुआ था मैंने रिस्क लेके, मुझे पता था कि बीच में लाइट चली गई सब बंद हो जाएगा, उसी दिन रिकॉर्ड किया उस वीडियो को और उसी दिन फिर किया। लेकिन अभी तक बस एक टीचर से रिप्लाई आया है, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। तो अपने फिजिक्स के टीचर्स से, +2 लेवल के भी हो, उनसे डिस्कस कीजिएगा, सर ये सैंपल पेपर का जो है जरा उसको डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आई वॉन्ट दैट आंसर, व्हाट इज दैट, I know, but I want a support from it. अब देखो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में क्या क्या है इसको समझ लें ताकि पढ़ने में आसानी हो, और जो क्वेश्चन छोड़ूं फिर ये ना हो कि ये छोड़ा क्यों जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्किल, यानी एरिया ऑफ सर्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, यानी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेरीमीटर, एरियाज और सर्कमफ्रेंस ऑफ अबव सेड प्लेन फिगर्स, ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर में किसकी बात हो रही है? ठीक है। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग द एरिया प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 60-90 ओनली। मतलब अगर एंगल 45 है, 30 है, 120 है, 115 है, तो वो सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। सिर्फ सेंट्रल एंगल क्या होगा, मतलब थीटा की वैल्यू जिसमें 60 आए या फिर 90 आए, सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सिलेबस है अब। अरे बोर्ड का क्या चाहिए? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल टू 60 एंड 90 ओनली। ठीक है, कौन सा? दोनों ही सर, क्या मतलब 60 से 90 के बीच में मिलते हैं? 60 एंड 90। हाँ ठीक है। दूसरा, प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन। यानी वो जो आपका ना कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो उसमें जो सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल से रिलेटेड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आपको चूज करने हैं। दैट्स इट। तो ये आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की हम अगर बात करें तो सर्कल्स आप जानते हैं क्या है, एक पॉलीगन है विद एन साइड, सिंपल। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, या फिर जिसको हम बोलते हैं इसका पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, यानी बाउंड्री। क्लियर? यानी हमें सिर्फ किस पे फोकस करना होता है, बाउंड्री पे फोकस करना होता है। अब अगर हम आगे बढ़े, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, एक क्विक रिवीजन। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आप ये सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है। अब यहां पे जिसकी बात कर रहा है, एक है सेक्टर। कमेंट कम। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये सेंट्रल एंगल की बात कर रहा है, थीटा की। पॉइंट समझ में है कि ये थीटा 60 और 90 ही हो, वही वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है। तो यहां पे ये बात कर रहा है कि सेक्टर क्या है। तो देखो, सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर क्या होता है, ये पूरा दैट इज ओ ए बी। मतलब सेक्टर इज मेड ऑफ 2 रेडियाई। सेक्टर इज मेड ऑफ 2 रेडियाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंड 1 आर्क, ये आर्क। ठीक है। तो 2 रेडियाई प्लस आर्क, ये हमें क्या देगा, सेक्टर देगा। और एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये हो गया इस पूरे का एरिया। ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इसके थीटा पे। और एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, दिस विल गिव अ पोर्शन टू अ सर्कल। तो ये एंगल, पूरे एंगल का कितना पोर्शन है, कितना पार्ट है, दैट विल बी गिवन बाय थीटा बाय 360। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। दैट्स इट। क्योंकि थीटा बाई 360 से रेशियो आएगा। ठीक है। क्योंकि इसी एंगल पे ये पोर्शन है, क्योंकि इसी एंगल से, क्योंकि जब ये एंगल बन रहा है तो उतनी ही दूर ये दोनों रेडियाई स्ट्रेच्ड है, और फिर उन्हीं दोनों रेडियाई पे बेस्ड क्या होगा, आपका आर्क। तो किस पे बेस्ड हुआ, इस पे। तो ये एंगल पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, तो वो किससे आएगा, थीटा बाई 360 से। और हमें एरिया निकालना है तो उस एरिया का हमें पार्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि ये जो आर्क है, ये सिर्फ आर्क ए बी, दैट इज ए बी आर्क, इतने आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ? ये सिर्फ आर्क ए बी, ये आर्क ए बी किसका पार्ट है? सर्कल का पार्ट है। सर्कल का बाउंड्री यानी पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसका मतलब यस, तो 2 पाई आर का ही ये पार्ट है, और ये पार्ट किस पे डिपेंडेंट है? एंगल पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए बी है, ये ए बी किसका पार्ट है? पॉइंट समझ में आया? दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर ये सेक्टर आपके सामने दिया हुआ, तो अभी हमने देखा एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना हो, तो आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क होगा। ठीक है, दैट मीन्स आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। इसको ऐसे लिख देंगे 2r, थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब देखो दोनों में से 2r कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस थीटा पाई बाई 360, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर 2 रेडियाई और लेंथ ऑफ आर्क मिलके बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये इसके डिफरेंट फॉर्मूला है। जनरली क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? इस पे और इस पे, दैट्स इट। इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, बस ये मैंने लिखवा दिया। ओके, आगे बढ़े। तो ये तो था सेक्टर। अब आते हैं सेगमेंट। अच्छा, एक और चीज यहां पे बताते चले, ये सेक्टर इस सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसका दूसरा साइड देखें, एक तो हमने बुरा साइड देख लिया, एक अच्छा साइड भी देखते हैं, तो ये भी तो इसका सेक्टर है, जहां पे ये मेजर एंगल बन रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो ये एंगल क्योंकि पूरे एंगल का छोटा पार्ट है, यानी माइनर पार्ट है, तो इस वजह से ये जो सेक्टर है, ये क्या है? माइनर सेक्टर। एंड दिस सेक्टर इज ड्यू टू द मेजर एंगल, इस वजह से ये सेक्टर क्या होगा? मेजर सेक्टर। दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एरिया पे। हाँ भाई, हो गया? ओके, गुड। सबने बहुत दर आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट बिना सेक्टर के नहीं है। मान लो ये है O, ये है A, ये है B एंड दिस वन इज एंगल थीटा। तो जो सेगमेंट है वो ये पार्ट है। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है ये किससे मिलके बनेगा? वन ए बी, यहां पे क्या होगा? ए बी। ए बी क्या होगा? ए और बी पॉइंट कहां पे होंगे?
तो जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे सेगमेंट, वेरी गुड, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड प्लस आर्क। तो सेगमेंट किससे बनेगा? कॉर्ड प्लस आर्क। ठीक है, अब सेगमेंट निकालने के लिए मींस अगर आप गौर से देखो तो सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करो तभी आएगा सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज द बेसिक। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट से आ रहा है, आप उसको निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आप उसको √3/4a² डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो वेरिएबल है, आप बेस, हाँ नहीं एक जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे हाफ बेस हाइट से आए वैसे निकाल लो। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, तो अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे वही चीज, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, क्योंकि देखो 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल कैसा आ रहा है? इक्विलेटरल। तो वहां पे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है इसका एक फॉर्मूला फिक्स डिपेंड करेगा कि एरिया, जैसे मान लो थीटा 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ये, क्लियर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4r², क्योंकि यहां पे ए आर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रेडियस हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी करना है r² कॉमन ले लिया, सिंपल। लेकिन यहां पे ये जो चीज है ना, मैंने क्या बताया, ये बेस है। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। सेगमेंट निकालने के लिए अब यहां पे θ/360 पाई r² लिया माइनस हाफ बेस हाइट। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? बेस हाइट क्या हो जाएगा? θ/360 पाई r² माइनस हाफ r², यानी r²/2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r²/2। तो ये r² कॉमन होगा, बाकी सब। तो दिस इज द फॉर्मूला, यानी अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो या तो ये होगा, ये कब होगा? जब कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कोई सा भी मान ली 90 डिग्री है, क्योंकि यहां पे 60-90 के बेसिस पे हम देख रहे हैं, ये एंगल 120 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री होगा तो वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो वहां पे जब आप लगाओगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में, आइसोसेलेस मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर ट्राइंगल में, तो फिर क्या हो जाएगा? θ/360 पाई r² माइनस r²/2। ये हमें यूज करना। ठीक है, किसके लिए? दैट इज यस। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे वी विल कम टू द एनसीईआरटी।
और जो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल वन में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। फेंसिंग कहां पे होती है, बाउंड्री पे। फील्ड कैसी है, सर्कुलर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपके माइंड में आ जाना चाहिए, दैट इज 2 पाई एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। यानी जो रेट ऑफ फेंसिंग है, बाउंड्री लगाने का जो रेट है वो कितना है, ₹24 पर मीटर। ओके, इज ₹5280। मतलब उस फील्ड पे पूरी फेंसिंग होगी तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 5280। तो यहां पे दो चीजें, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दिया हुआ है, 5280, ठीक है, एंड रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹24 पर मीटर। अब देखो, जो भी आपका लेंथ होगा और रेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो टोटल कॉस्ट होता है भाई। मान लो 50 मीटर है, 20 रुपए मीटर के हिसाब से दे दीजिए तो कितना आएगा टोटल, मुझे कितना देना पड़ेगा। अगर 50 मीटर है और 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से मुझे पे करना है तो मुझे टोटल पे कितना करना पड़ेगा, 1000 रुपए। तो यहां पे ये जो टोटल पे हुआ है वो इस रेट पे डिपेंड करेगा और लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि जो ये लेंथ है, सर्कमफ्रेंस है, अगर कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दें तो टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि फील्ड को प्लॉ करना है और उस प्लॉइंग रेट क्या है, 0.5, यानी 1 मीटर स्क्वायर आप प्लॉ करते हो तो फिर 50 पैसा मिलेगा। ठीक है, पता नहीं किस जमाने का क्वेश्चन है, 50 पैसे आज कोई भी नहीं तैयार होगा 50 पैसे, कोई तैयार होगा। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। अब देखो यहां पे बोल रहा है पाई की वैल्यू, तो जो पाई की वैल्यू बोले वो लेना है, और अगर कुछ ना बोले तो भी 22/7 लेना है। ठीक है, लेकिन वहां पे कॉमन सेंस भी थोड़ा अप्लाई कर दे, 22/7 लेके या 3.14 बोल के। लेकिन अगर जहां स्पेसिफिक कर दे तो वहां पे वही वैल्यू लो, तभी वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 22/7 पाई इज व्हाट, एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, अब देखो निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो रेट, दूसरा कितना एरिया है ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग के लिए क्या मुझे चाहिए, एक तो रेट, रेट दिया हुआ है, और दूसरा क्या चाहिए, एरिया। सर्कुलर फील्ड है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, πr²। तो इसका मतलब वहां पे मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहां से मैं निकालूंगा रेडियस, और वो रेडियस को अप्लाई करूंगा सेकेंड इंफॉर्मेशन में, ताकि वहां से मैं क्या निकाल सकूं, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा, दैट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यूनिट्स पे बहुत ध्यान होना चाहिए, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इन सब पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब पेरीमीटर इनटू क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू ₹5280। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी पेरीमीटर, जल्दी बताओ, रुपीस कैंसिल हो जाएगा, 5280 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ रहा है, 220। ठीक है, ये आ गया हमारा पेरीमीटर 220 मीटर, क्योंकि यहां पे रेट पर मीटर है तो लेंथ भी यहां पे क्या आने वाली है, मीटर। अब इस पेरीमीटर से मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया किसके, 2πr के। तो यहां पे आ गया 2 × 22/7। अभी देखो ये जितने स्टेप्स है ना, वहां पे इतना ज्यादा एहतमाम नहीं करना है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं है जो कर रहे हो सॉल्व वही ना समझ में आए, बाद में तुम्हारे ही ना समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एहतमाम किया जा रहा है अभी आपके समझने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहां पे इतना टाइम नहीं देना कि हाँ बस हमें समझ में आ जाए मैं सॉल्व क्या करता हूं। ठीक है, इनटू रेडियस, ये टर्म 1 के लिए, टर्म 2 पे अप्लाई नहीं होता है। इनटू रेडियस ये आ गया
ठीक है, अब देखो 22 10 जा 2 5 जा, देखो रेडियस कितना आ जाएगा 35, यूनिट क्या होगी मीटर, यस। तो रेडियस कितना आ गया फील्ड का 35 मीटर्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेट ऑफ फेंसिंग से हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर से हमने रेडियस निकाला। अब इस रेडियस को पुट करेंगे सेकंड में, एरिया निकाले। बायजूस अपने लर्निंग सेंटर्स खोल रहे हैं डिफरेंट सिटीज में ऑफलाइन। दे विल गो विद द हाइब्रिड मॉडल्स। अभी क्या जॉब आया, जॉब अलर्ट, ऑफलाइन टीचर चाहिए, वही 2.5 से 10.5 9 घंटे की ड्यूटी। होता है ना लिंक्डइन जो होता है ना प्रोफेशनल, इसलिए तो फेसबुक वो सब तो फालतू चीज है। लिंक्डइन है, उस पर अगर आप स्टूडेंट भी हो या आप टीचर हो या कोई भी आप बिजनेस करते हो व्हाटएवर, लिंक्डइन इज अल्टीमेट थिंग जहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता लेकिन आपकी ग्रोथ होती है। चाहे आप स्टूडेंट हो आपकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप बिजनेस चलाते हो उसकी भी ग्रोथ, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके जॉब, आपके प्रोफाइल, लेकिन हाँ प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड आपको अलर्ट्स आते हैं, जॉब अलर्ट्स आते हैं, या फिर इंफॉर्मेशंस आती हैं, या फिर आप जिसमें इंटरेस्टेड होते हो कि मुझे भाई सेमिनार चाहिए, या तो जो जहां स्कूल इंस्टीट्यूट में सेमिनार होने वाला होगा फौरन आपको अलर्ट आ जाएगा कि ये इस जगह सेमिनार हो रहा है। तो अगर एक कोई मतलब कहते हैं ना कि जो सीरियस है अपने प्रोफेशन में, चाहे अपने स्टूडेंट लाइन में, चाहे आफ्टर स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, तो ये सब जितना है ना फेसबुक, ये सब छोड़ो और आ जाओ इस पे, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे, जैसे कल मैंने एक न्यूरॉन का वीडियो शेयर किया था, वो न्यूरॉन का वीडियो इसी पे मिला, न्यूरो साइंटिस्ट है जिसने अपने उस पे उसने शेयर किया था। तो अब मुझे एक चीज मिली ना कि हाउ न्यूरॉन्स वर्क, चलो आप लोगों ने देख लिया। तो इस टाइप की चीजें इफ यू आर सीरियस देन यू मस्ट गो फॉर इट लिंक्डइन, क्योंकि वहां पे एक होता है ना कि आलतू फालतू चीजें नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप सिमिलर टू फेसबुक एंड ऑल, बट वहां पे प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, डिसेंसी है, और वहां पे आलतू फालतू चीजें नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं, इवन आप कुछ करना चाहते हो तो बहुत सारे वर्कशॉप्स आपको मिलते हैं, फ्री वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं। अगर आप आगे मतलब होता है ना कि पैशन होता है कि नहीं यार मुझे अपना कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ अपना करना है, तो वो सब आइडियाज तो वहां पे बहुत कम दिखेगा, यहाँ पे तो कट आता है। अब जैसे मैंने अपना जॉब अलर्ट डाल रखा है कि मुझे इससे रिलेटेड चाहिए, तो जो भी जॉब्स कोई भी क्रिएट होती है वो फौरन आ जाता है मेरे पास कि हाँ ये क्रिएट हो गई। तो जो भी बंदा है उससे रिलेटेड आपको मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड इनटू रेट ऑफ प्लॉइंग, रेट ऑफ प्लॉइंग। अब देखो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू रेट ऑफ प्लॉइंग क्या है ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया यहां पे मीटर स्क्वायर नीचे है, तो जाहिर सी बात है फाइनली यहां पे यूनिट ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये एरिया से और मीटर स्क्वायर जो नीचे होगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां पे 22/7, रेडियस कितना है 35 स्क्वायर, 35 इंटू 35 इंटू 0.5, और अल्टीमेट आंसर किस में आएगा, किस यूनिट में आएगा, रुपीस में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 5 35, ठीक है। अब 5 इंटू 22, अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, मैं टर्म 2 के लिए भी आपको अलर्ट कर रहा हूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम उसी में, तो इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि कुछ वैल्यूज आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। जैसे 5 इंटू 22 आपको 110 देगा, और 100 इंटू 0.5 आपको क्या देगा 55।
तो ऐसी बहुत सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे जो रिपीट होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपका टाइम सेव हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइप के जो आपके कैलकुलेशन, इस पे बड़ा फोकस करना है आपको, उससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, 5 इंटू 22, 110 इंटू 0.5, 55, 55 इंटू 35, बताओ क्या होगा, 1925। 1925 रुपए पूरे फील्ड को प्लॉ करने के मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो टाइम लगता है इस चैप्टर में, वो लगता है किसमें, कैलकुलेशन में। वो बात अलग है, एमसीक्यू के लिए इजी वैल्यूज दे, और जहां तक उम्मीद है इजी वैल्यूज ही आएंगे। और जब हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस द स्टैंडर्ड वन, पहले मैं स्टैंडर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना चाहते हुए भी आपके स्कूल वालों ने आपको कहा बेटा स्टैंडर्ड लो, हालांकि आपको क्लास में टीचर आके बोला ना, मतलब बोल रही है कि जो मैं आंसर राइट करवाई ना, वो इससे राइट करना, अपना नंबर नहीं देते। यस, यही मैं कहता हूं इससे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि 10th में नहीं होना। अब देखो यहाँ पे वही चीज है, जो वो कहें वो करो, जो आंसर राइट करना है कर दो ना। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक मार्कशीट चाहिए ना जिसपे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। दैट्स इट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं 8th 9th में और इवन प्री बोर्ड्स तक मेरी जिम्मेदारी कहां तक होती है, बोर्ड्स तक होती है। क्योंकि बोर्ड्स में जो होगा वो प्रोटोकॉल को कंप्लीट फॉलो करते हैं, लेकिन स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में होता है भाई नहीं ठीक है चलो मेरा वाला ही आंसर लिखना है, मेरे ही वाले डेफिनेशन लिखनी है, तो वहां पे इसीलिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाता हूं। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि आप लिखो। अब आपने लखवीर सिंह पढ़ा, प्रदीप पढ़ा, आपके टीचर ने लिखवाया, अब आपने इस एमआर के वहां पे, ये सब मैंने फेस किया है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, लड़ भिड़ मत जाना। ठीक है, डिसेंसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर चैनल, ठीक है, प्रॉपर चैनल मतलब कि कैसे हम अप्रोच करें, काम होने से मतलब होना चाहिए। तो ये नहीं है कि हम कोई एग्रेसिव, कोई लाउड मेथड को यूज करें, नहीं। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बड़े ऐसे मैटर हुए, लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओ, प्रॉपर चैनल, काम हो जाएगा ना। आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है ना उनको। हाँ, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि व्हाट मैटर यू आर पुटिंग इन, या व्हाट मैटर यू आर पुटिंग फॉरवर्ड, वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, उसमें कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत गुस्से में, इसको जाके पानी वानी पिलाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब यहां पे पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे क्या, देखो वो चीज ऐसी होती है ना, इतनी कॉपीज चेक करनी होती है। ये होगा भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबने लिखा हो, खट चेक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, अगर आपने लिख दिया तब पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, यही है। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं, बट रेस्पेक्टफुली मैं खुद कहता हूं, जैसे कभी कभी होता आंसर गलत होता है, पूरा सोल्यूशन काट देते हैं, पता चला बच्चे 5 में 0 लाया, 4 में 0 लाया, फ्रस्ट्रेट हो रहा है बैठे, और वहां पे हो रहा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अरे ओवर कॉन्फिडेंट क्या होगा, आपको बेटा आपका आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। वी हैव टू प्रोवाइड द करेक्ट फीडबैक, उसको डिमोरलाइज थोड़ी कर देना है वहां से लेकर यहां तक, बेचारा आगे अटेम्प्ट करने से डरे, या फिर उसका दिल ही अड़े, हटाओ यार फेल ही हो जाता है, होता है। देखिए ये सारे चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। अब ये कह रहा है ये जो 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो थर्ड वाला जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों का सम है। तो वो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ रहा है उससे उसका क्या निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेडियस। अब यहां पे हम कैसे करेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है,
तो दोनों जो रेडियस है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करें और एक ही क्वेश्चन में अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सेम फिजिकल या किसी पैरामीटर की। जैसे रेडियस यहां पे तीन तरह है ना, तीन तरह के सर्कल्स हैं, तो ऑब्वियसली एक को हम आर लेंगे, एक को आर डैश लेंगे, एक को आर लेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको भी आर, इसको भी आर, इसको भी आर ले लिया, मींस यू आर सेइंग कि ये तीनों रेडियाई इक्वल है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और यहीं पे जब गलती होती है तो कॉमन लेने में आप लोग गलती करते हो। पता चला इसको भी आर ले लिया, उसको भी आर ले लिया, फॉर्मूले में हटाओ दोनों कॉमन, पता चला दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखने की नौबत ही नहीं आती है। तो यहां पे एक रेडियस क्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 9 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी आर डैश, यही होगा, क्योंकि उन दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ये हमने लिख दिया, रेडियस को अलग अलग पुट कर दिया, यहां पे क्या आ गया 2 पाई कॉमन आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 2 पाई आर, कैंसिल आउट। अब ये बताओ सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, रेडियस डायरेक्ट आ गया ना, ये करना हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस क्या आ गया, दैट इज आर प्लस आर डैश। एक क्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है, दैट्स इट आंसर 28 सेंटीमीटर। तो ये आपको हेल्प करने वाला है बहुत, जहां तक मेरा अंदाजा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप फौरन सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस हियर, क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, रेडियस ओनली। I was about to type the same thing. Okay. हो गया, आगे बढ़े। समझ में आया यहां पे क्या इंपॉर्टेंस समझ में आई कि कभी कभी पूरा, अब यहां पे सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने बैठते हैं, ये बताओ ये 30 सेकंड का क्वेश्चन आप कितनी देर में करते हैं, 4-5 मिनट लग जाते हैं आराम से, यही होता है। ठीक है, वहां पे ये होता है पेपर लंबा आ गया, चौड़ा आ गया, और मोटा आ गया, पतला आ गया, वो ये पतला होना क्योंकि बोर्ड का पेपर प्रॉपरली टाइमली मैनेज्ड होता है। आगे बढ़ो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर डैश स्क्वायर, it will be equal to pi r square. That's it. तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है 8 और 16, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। रेडियस निकालना है तो इधर इस, अच्छा 6 स्क्वायर। ठीक है, रेडियस निकालना है तो स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर दिया, आर बचेगा। ठीक है, अब क्या आ गया 64, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गई, 36 रूट 100, दैट मींस 10। यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। भैया यूनिट पे बड़ा ध्यान देना, ये सीबीएसई जरूर करेगा। 10 सेंटीमीटर भी दिया होगा, 10 मीटर भी दिया होगा, मिलीमीटर, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस में उसने किया ऐसा, इस वजह से मुझे अंदाजा है कि इस टाइप से जरूर, तो बहुत कॉन्शियस होके आपको करना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट रेडियस निकाल लिया। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है, यही इसका क्या है कॉन्सेप्ट है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। दैट्स इट। तो इस स्ट्रैटेजी को हमें ध्यान में रखना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। और मैं अभी भी कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो क्वेश्चन है, तो मैं कोई आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा भी टच करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एग्जाम्पलर्स को जाओ और एनसीईआरटी सॉल्व करो, बाकी जो सैंपल पेपर है या जहां से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करो, लेकिन ये दो एटलीस्ट रिवीजन में डाल दो, ठीक है। और जो टीचमेंट पे प्रैक्टिस सेशन में दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो वहां प्रैक्टिस का दिया हुआ है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मैंने खुद कुछ क्वेश्चंस चेक किए, उसमें गलत थे, मैंने टीचमेंट को रिपोर्ट भी किया, उन लोगों ने उसको कंसीडर भी किया है, लेकिन अब हर क्वेश्चन को तो मैं नहीं चेक कर सकता, तो इस वजह से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है नहीं यार ये तो ये होना चाहिए, ये तो इसमें ये दिया हुआ है, इफ यू हैव डाउट स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेज दो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा हाँ सही है गलत होगा तो मैं साइट डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहां पे ये कह रहा है दिस फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो जो ये रिंग होती है, ये जो रिंग होती है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग, ये बड़ा वाला सर्किल माइनस छोटा वाला सर्किल, तो इसका मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इन शॉर्ट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन में देखो तो गोल्ड वाला तो प्रॉपर सर्किल है, लेकिन जब आपको रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट निकालना होगा तो आपको रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रिंग का एरिया निकालने के लिए जो बड़ा सर्किल बन रहा होगा और जो छोटा सर्किल बन रहा होगा उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पे हम एक दो को डिस्कस करेंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली एट होम, और यही आज का असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी भी कह रहा हूं और सबको सबमिट करना है, नहीं करोगे मैं इनएक्टिव कर दूंगा यहां से भी और वहां से भी सीधा, क्योंकि अब एकदम सीरियस हो जाना है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट रहेगा, यहां पे 2 पार्ट्स को हम करेंगे और बाकी आप घर पे करोगे, प्रैक्टिस करके मुझे फोटो भेजोगे असाइनमेंट सेक्शन में कि हां सर मैंने ये प्रैक्टिस किया है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही डेसिमल वाली है, तो डेसिमल वाली कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि ये रीजन्स है, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी बीच में ये जो गोल्ड है इसका जो डायमीटर है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर ईच। मींस अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर ईच। तो जब आप इस बड़े वाले सर्किल का लोगे डायमीटर तो ये 10.5 दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस गोल्ड के ऊपर रेड है तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच रीजन, तो यहां रेड तक हम सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व टिल रेड। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड। अब एरिया ऑफ गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड हमारा हो जाएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, 22/7 ही लेना है। अब जो इसका रेडियस कितना होगा 21 का आधा, दैट इज 10.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10.5 है तो 105 से जब डिवाइड होता है तो कितना आता है 15 7 से क्या होता है 105। तो आप जब इसको करोगे तो ये क्या आएगा 1.5। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, कैलकुलेट करो। भाई मैं करूं, इसमें डेसिमल कैलकुलेशन है, आप लोग भी चैट बॉक्स में बताइए, कैलकुलेटर मत यूज करना, मैनुअल कैलकुलेशन करो, क्योंकि प्रैक्टिस उसकी करनी है जिस टाइप से आप करोगे वहां पे।
242.5 है। आप लोग को टेस्ट में स्कूल में OMR शीट्स दी गई थी, घर के लिए कुछ दिया उन्होंने प्रैक्टिस के लिए? कितना आ रहा है? 340 46 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया एरिया ऑफ गोल्ड। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड। तो देखो एरिया ऑफ रेड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन विल बी, अब ये जो बड़ा वाला सर्कल यहां पे आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी पाई, अब कुछ भी आप ले लीजिए, आर स्क्वायर ले लिया हमने या आर डैश स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और अब यहां पे ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 10.5, ये इसका रेडियस होगा, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर होगा। तो देखो कितना हो गया? 22/7, ठीक है। या तो ऑलरेडी जब आप निकाल चुके हो, दूसरा तरीका ये भी है, ऑलरेडी जब आप निकाल चुके हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों से मैं कर दे रहा हूं यहां पे ताकि आपको जो आसान लगे वो करो। ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहां पे रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 10.5, 21 इंटू 21 माइनस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? 346.5, 7 3 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 66 कितना हो गया? 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये एरिया आ गया। अब कौन सा चूज करेंगे मैं बताऊंगा क्यों। दूसरा तरीका क्या है? हमने लिखा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आसानी हमें क्या मिल सकती है? 22/7 एक, ठीक है। दूसरा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, ठीक है। इससे क्या होगा? 22/7। अब देखो आर ये वाला रेडियस क्या है? 21, बड़ा वाला रेडियस कितना है? 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस 10.5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू, इसको जब आप सम करोगे तो 31.5 इंटू जब माइनस करोगे तो 11.5, सॉरी माय मिस्टेक, 10.5, ये हो जाएगा 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अब आपका ये कि सर कौन सा करेंगे, ये या ये? तो देखो आगे जो मिलने वाले हैं वो सिर्फ आपको रिंग मिलने वाला है, तो इस वजह से आपको जो शॉर्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा। सिंपल क्या करना है, जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडियस और उससे जो छोटा वाला है, जैसे अगर मुझे ब्लू यहां पे निकालना है, ब्लू का, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू का ये जो सर्कल बन रहा है और ये जो रेड का रेडियस होगा, बस ब्लू वाले का रेडियस और रेड वाले का रेडियस एक बार प्लस करूंगा, दूसरी बार माइनस करूंगा और इनटू क्या कर दूंगा? 22/7, मुझे एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए ये वाला जो मेथड है, इट विल बी अ शॉर्टकट फॉर यू। इससे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस यानी कि यस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दोनों मैंने बता दिए, इसका बेनिफिट बता दिया, अब आपके ऊपर है, एंड ऑब्वियसली यू मस्ट गो फॉर द सेकेंड वन। अब आगे जो ब्लू रीजन है, ब्लैक रीजन है, व्हाइट रीजन, ये आप असाइनमेंट में करेंगे, असाइनमेंट सेक्शन में चला भी जाएगा और वहीं पे करके फोटो अपलोड कर दीजिएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। उस दिन पता है इन्वर्टर वो हुआ था, इन्वर्टर के प्रॉब्लम आई थी, जो वो जलने की महक आ रही थी, तो जब पोल पे फ्लक्चुएशन हुआ यहां तक इफेक्ट पड़ा। पुलिस से हुआ होगा ना वहां पे, लोड अप एंड डाउन, यही होता है। यहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन है, इसीलिए इतने डिवाइसेस खराब होती हैं बहुत ज्यादा। हालांकि स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं लेकिन तब भी
हाँ जल जाते हैं। असल में अब इतना नहीं है ना कि इतना रैंडम कट मतलब कि वो मेंटेन कर सके, थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसको टाइम मिल हालांकि 440 वोल्ट तक है, मतलब डबल फेज भी रहेगा, स्टेबलाइजर मल्टी है सब, यानी लो वोल्टेज को अप, हाई वोल्टेज को डाउन, दोनों करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.1 will be an assignment. Coming to question number 4, क्या बोल रहा है? The wheels of a car goes round and round. ठीक है, आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, जो कार के व्हील्स हैं उनका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो चलो डायमीटर हमने लिख लिया 80 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि अगर वो कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट के अंदर वो व्हील कितना चक्कर लगाएगी? पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर एक कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट के अंदर वो कार का जो व्हील है वो कितना चक्कर लगाएगा? क्योंकि जब एक कार चल रही होगी तो उसका पहिया घूम रहा होगा, और जब उसका व्हील घूम रहा होगा तो ऑब्वियसली वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि अगर इतनी स्पीड से चल रहा है तो उसकी कार जो है वो 10 मिनट में, ठीक है, आपने देखा आरपीएम होता है बाइक्स पे, कार्स पे लिखा होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक्सीलेटर जान रहे, वो पूरा सुई काटा इधर उधर हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें वो यही बता रहा है कि पहिया यानी जो रेवोल्यूशंस है, यस, पर मिनट कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि हमें, देखो मैंने हमेशा बताया कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमें निकालना है वो किस पे बेस होगा? जो इंफॉर्मेशन है। अब हमें निकालना क्या है? कितना रेवोल्यूशन, कितना चक्कर। अब ध्यान दो, अगर हाँ नहीं ये पहिया है, ये हमारा, हाँ भाई सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहे हैं? हंसता वो सूरज। पिज्जा सबको दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो ये पहिया मानो, अब हमें निकालना क्या है? रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किस पे डिपेंड करेगा कि रेवोल्यूशन निकालना किसका है? अर्थ का भी रेवोल्यूशन निकलता है। ठीक है, अब ये जो क्लास 8 को याद करो, वहां पे एक क्वेश्चन आपने किया था बुलडोजर वाला, रोड रोलर वाला, जहां पे एरिया ऑफ रोड निकालना था। तो वहां पे रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा था? वो रोड रोलर का सरफेस एरिया कितना है। तो यहां पे ये जब पहिया घूमेगा तो देखो ये रोड पे कवर क्या करेगा? सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी जब ये पहिया घूमेगा तो अगर तुम एक जगह से स्टार्ट करो तो अगर ये पहिया घूम रहा है तो जो रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन, तीन रेवोल्यूशन, चार रेवोल्यूशन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहां पे डिपेंड करेगा कितना इसका पेरीमीटर है। ठीक है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाए? कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी जब घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अपॉन एक रेवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है? पॉइंट समझ में आया? देखो यहां पे ये पहिया है, अब जब ये पहिया घूमेगा, मान लो ये पॉइंट है, ये 1 है। ठीक है, अब ये 1 पॉइंट है, अब ये घूमा तो 1 रेवोल्यूशन में 1 पे वापस आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्टेंस कवर की, और इस डिस्टेंस कवर होने में किसने पार्टिसिपेशन किया? सरकमफ्रेंस ने। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? देखो ये तो निकालना है, तो जो निकालना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो आ जाएगा, इससे आएगा कि नहीं आएगा? रेडियस से। अब निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? टाइम और स्पीड पे। दैट्स इट।
तो अब यहां पे हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब यूनिट का बहुत ध्यान देना है हमें। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब टोटल डिस्टेंस टाइम मिनट में है, स्पीड आर में है, ठीक है, और डिस्टेंस रेडियस सेंटीमीटर में है। तो सबको एसआई यूनिट में करो, उड़ गई व्हील, ठीक है, सबको एसआई यूनिट में करो। स्पीड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से चेंज करना पड़े मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी, यानी 55/3। तो स्पीड हमारी आ गई 66 किलोमीटर पर आवर। मैं टोटल डिस्टेंस लिख देता हूं, स्पीड इनटू टाइम, और ये हमारा हो जाएगा 2/r, ठीक है। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 55/3। ये हमने यहां पे लिख दिया। 10 मिनट में कितने सेकेंड, ठीक है, तो 10 मिनट में हमारे हो जाएंगे 660, क्यों 600, ठीक है, 600 अपॉन 2 इंटू 22/7 ही लेना था, क्योंकि शुरू में इंस्ट्रक्शन मिले। रेडियस यहां पे क्या है, 40 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.4 मीटर, यही होगा। सबको एसआई यूनिट में, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना था, और यहां पे कोई भी यूनिट नहीं होगी इसकी, सिर्फ नंबर होगा, इसलिए सबको एसआई यूनिट में चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आप लोग के आसानी के लिए, ताकि आप लोग इसको समझ सकें अच्छे से कि क्या कर दिया सर ने, आए रब्बा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में ये वाली साइड थोड़ी सी कट जाती है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, जो जो कैंसिल आउट हो सकता था। अब देखो यहां पे ये फॉर्म आ गया, a/b होल अपॉन c/d। a किससे मल्टीप्लाई होगा, d से, मतलब 55 इंटू 200 इंटू 7 इंटू 5 ऊपर आएगा, ठीक है। b किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, तो यहां पे तो सिर्फ 1 है, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 इंटू 22 इंटू 2, ये आ गया 100, ये आ गया 50, ये आ गया 25, और ये आ गया 5, यानी 5 इंटू 25 इंटू 35। अब करो मल्टीप्लाई, इतने रेवोल्यूशंस, जल्दी से करो, कितना आ रहा आंसर, 5 इंटू 125 इंटू 35, तो 25 5 125 हो गया, 125 इंटू 5। कितना आ गया, 43, यस करेक्ट, 4375 रेवोल्यूशंस, यानी 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हुई कार 4375 बार उसका जो व्हील है वो रेवोल्यूशन करेगा। अब ये बताओ, यही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो रेवोल्यूशन बढ़ जाएगा, यानी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो रेवोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वही होता है ना आरपीएम, यानी जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो आपको बताता है आपका पहिया कितनी तेज से घूम रहा है, ठीक है। और वो भी डिपेंड करेगा कि वो पहिया छोटा है या बड़ा, उसी के हिसाब से। अब एक होंडा एक्टिवा है, अगर उसका एक्सेलरेशन है, अब देखो आरपीएम अगर उसका ज्यादा है तो वो छोटे पहिए वाली भी, यस, और अगर बड़े पहिए वाला है, आरपीएम कम है, तो बड़े पहिया होने के बावजूद वो क्या, यस, तो वहां पे अंदाजा मिलता है। इसीलिए आपने देखो, क्योंकि एक्टिवा जो होती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। बहरहाल वो फिर फिजिक्स पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। तो यहां पे कहने का मतलब है द स्पीड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और यहां पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकाला, डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील।
चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं बंद नहीं, आज दुकान बंद नहीं होगी। हो गया, आगे बढ़े। ओके चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हमारे टर्म 1 से रिलेटेड। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, एक सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल है, वो तो एक अलग चीज हो गई। एक ही सर्कल की बात हो रही है तो रेडियस इक्वल होगा। मतलब यहां पे कह रहा है 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी दिस। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो आर आर कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल, आर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 यूनिट्स। कोई कंफ्यूजन। अब कल इसके आगे बढ़ेंगे और वही सेक्टर, सेगमेंट, माइनर, मेजर, ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं। तो सिर्फ जो 60, 90 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वही हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन फिगर्स में जहां पे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल और सर्कल, वही हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने वीडियो, जो मैंने फिजिक्स, वो जो हम उस दिन साइंस सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग अपने स्कूल में टीचर से डिस्कस कीजिएगा कि सर साइंस का टर्म 1 का जो पेपर है सेक्शन सी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बाद में ज्वाइन किया, तो सेक्शन सी का जो 3rd केस है, सर इसका डायग्राम और इसको देखिए, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और मुझे अपडेट दीजिए। ठीक है, अपने टीचर से डिस्कस करना है, लड़ाई नहीं करनी है, डिस्कशन करना है। ठीक है, हाँ क्या चीज, देखो देखो मैं आप लोग को बताता हूं, स्कूल इज अ कैंपस ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी। अक्सर होता है, आजकल क्या हो गया ना कि कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से स्कूल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग से निकल गया, और ऐसे परसेप्शन वाले स्कूल्स आपने वेब सीरीज पे, मूवीज में देख लिए हैं, वही सब दिमाग में बैठ जाता है। स्कूल इज अ कैंपस ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब अब कोई बुंदा सोने का पहन के आ रहा है, क्यों मना किया जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसको गिल्टी फील ना हो, क्योंकि स्कूल तक K-12 जो होता है उसमें बच्चे होते हैं। ठीक है, आप बॉक्स लेके आ रहे हो, या फिर आप जो है एक महंगी आइटम पहन के जा रहे हो, आप स्पेक्टिकल्स लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होगी, हर्ट होंगे लोग, वो चीज ना हो। और एक टीचर है, अरे बड़े घर का लड़का लगता है, अरे ये तो हाँ ठीक है, होता है, बाइस्ड हो जाते हैं, अनबाइस्ड रहते हैं कुछ टीचर्स, यानी वो कहते नहीं चाहे बड़े या घर, मेरे लिए सब बराबर, और कुछ एकदम झुकाव हो जाता है। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें रूट कॉज को ही वहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो दैट्स वाई आज भी आप बड़े बड़े स्कूल्स में चले जाइए, दून स्कूल में चले जाइए, और भी जितने बड़े बड़े आप स्कूल्स, CMS चले जाइए, वहां पे भी यूनिफॉर्मिटी, वहां पे तो सब बड़े घर के लड़के पढ़ते हैं ना, सब बड़े घर की औलादें पढ़ती हैं, करोड़पति अरबपति, लेकिन यू हैव टू बी इन द सेम, दैट्स इट। ये नहीं है कि अब आप तो चलो ओके, चलो हम शूज पहनते हैं, पर 20,000 के ले आते हैं, और वो शूज पहने, वो पता चला अच्छा 20,000 के, चलो मैं 35,000 के लाऊंगा, पहनना वही स्कूल शूज है। पॉइंट समझ में? इन सारी चीजों को हटाने के लिए, ताकि सोसाइटी में, क्योंकि देखो स्कूल क्या होता है, मिरर का, सोसाइटी का मिरर होता है, स्कूल इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो जब आप वहां से निकल के जाओ तो अपने सोसाइटी में भी वो सारी चीजें प्रिवेल करो, बहुत, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत वाइडर, बहुत डाइवर्स स्टेटमेंट है, स्कूल इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, इस वजह से मना किया जाता है। और आजकल के बच्चे समझते नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में अलग ही स्कूल है, हाँ वो अलग ही एक स्कूल चलता है, वो पता लगे कि स्कूल से निकलने के बाद बैग में कहीं छुपा रखा है, निकलने के बाद लगे, वो एक अलग चीज है। अब ये नहीं कहा जाता ना कि स्कूल से निकलने के बाद स्टूडेंट पे हाँ तरबियत ऐसी दी जाती है, स्कूल का मतलब होता है तरबियत,
कि स्कूल से निकलने के बाद भी बच्चा आपकी सिखाई हुई बातों को घर तक याद रखे, फिर घर पे अप्लाई करे, घर से जो सीखे वो आके स्कूल में अप्लाई करे। दैट्स इट। ये चलता है आपका इक्विलिब्रियम। पूरे स्कूल में बैग चेक हुआ है, एक बैग चेक हुआ है। यस। आजकल क्या हो रहा है, इन सारी चीजों की वजह से जो स्कूल का डिसिप्लिन है और स्कूल का जो सिनेरियो एकदम बदल गया है। मतलब बच्चे पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, और स्कूल है, अब मान लो कॉमन रूम है, वही चीज, क्या जरूरत है, मतलब व्हाट्स द नीड। आप जा रहे हो, पकड़े जा रहे हो, रोज रात सब ऊपर से क्या बोलते हैं, सेल्फी लेकर वीडियो बनाकर वही। पोस्ट करके दिखा रहे थे। हाँ वही चीज ना। अब यहाँ पे वही चीज है कि आप थोड़ा वेट कर लो, आफ्टर 12 गो टू कॉलेजेस, गो टू यूनिवर्सिटी। कौन तुमसे पूछने आ रहा है मोबाइल जेब में है या नहीं। 12 तक जब हम लोग में थे, एमयू में थे, तो वहां पे पूरे डिसिप्लिन एंड ऑल। जैसे ही हम लोग पहुंचे ग्रेजुएशन में, बीएससी में गए, कोई नहीं पूछ रहा आपके पास मोबाइल रखा है जेब में, नहीं। कोई नहीं पूछ रहा है कि आप क्या पहन के, हाँ डिसेंट होना चाहिए, ये नहीं नेकर पहन के चले गए, हाँ ठीक है, तो वो चीज है। कोई नहीं पहना कि प्रोफेसर ने कहा कल जीन्स पहनी थी ब्लू वाली, आज क्यों ब्लैक पहनी है, कोई नहीं पूछ रहा है। आप पढ़ना चाहिए, तो जस्ट वेट इट, फिर आगे जाओ। ये मैं ही नहीं कर रहा कि कुछ भी। नाइट में तो रोज एक एडमिशन रोज। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो लैपटॉप्स होते थे, अब स्कूल में जाओ तो आप लेके लैपटॉप मोबाइल जाओ। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन पहुंचे, बैग है उसमें लैपटॉप भी रखा हुआ है, गए क्लास हुई, उसके बाद निकाला, बैठे अपना क्लास में, पता चला 2 क्लासेस नहीं है, उसके बाद है लेक्चर हॉल खाली है, बैठ गए अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। कोई नहीं कहने जा रहा कि यू आर डूइंग रॉन्ग, बिकॉज दैट इज राइट फॉर दैट थिंग ओनली। वहां की जगह के लिए वो चीज करेक्ट है ना। लेकिन स्कूल में क्या है, आप लैपटॉप निकालोगे तो पता चला क्यों, बिकॉज दैट इज द एज ऑफ प्रिपरेशन, नॉट एप्लीकेशन। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो, आपका माइंड, आप 12th में पहुंचोगे ना, 10th वालों से कहोगे बेटा 2 साल और फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। आपसे आपके बड़े कहते हैं बेटा 2 साल और अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि जितना आप बड़े होते चले जाते हो, आपका ब्रेन मेच्योर होता चला जाता है। तो ये जो एज होता है ना, ये स्कूल वाला, इसमें क्या होता है कि आपको सीखना है, यू हैव टू अप्लाई इट आफ्टर दैट, क्योंकि वहां पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत सारी चीजें होती है। इसी वजह से स्कूल टिल 12th ये सारी चीजें मना की जाती है। स्कूल में अवेलेबल है, आप करो इतना कि आप सीख सको, नहीं तो वही रील और फेसबुक चलने लगेगी अगर अप्लाई किया जाए। हाँ, जब उस चीजों पे आ जाएंगे, जैसे आप अमेरिका चले जाए, रशिया चले जाए, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पे भी हाई स्कूल है, 9th है, 10th है, लैपटॉप लेके थोड़ी बैठते हैं, वहां पे भी नॉर्मल स्कूल चलता है। लेकिन जब वो हाई स्कूल के बाद, आफ्टर हाई स्कूल मतलब एक हो गया, अब जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, वहां पे कंपल्शन नहीं है कि हाई स्कूल के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो, ठीक है। तो लेकिन वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे लैपटॉप पे क्लासेस भी चल रही, कंप्यूटर पे क्लासेस भी चल रही, टीचर पढ़ा रहा है, वो लैपटॉप पे है, पता है कि अब इससे ज्यादा कंट्रोल। लेकिन वहां के प्रोफेसर्स की वीडियो आती रहती है, गुस्सा होते हैं, यार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम यहाँ पे लैपटॉप पे फेसबुक पे लगे हुए। वहां भी होता है ये। मेरा फ्रेंड है नबील, वो बताता है, ठीक है, जब भी बात हुई, हालांकि बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन जब भी है तो इस टाइप का सीनियर हो, वहां पे नहीं है कि यहीं पे है। तो ये सारी चीजें, स्कूल इज द प्लेस ऑफ डिसिप्लिन, लर्निंग एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद आप 12 के बाद जो भी करना है, मतलब अच्छा, नॉट एनीथिंग, मतलब जो भी अच्छा करना है उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, जाओ यूनिवर्सिटीज क्रैक करो, आईआईटी क्रैक करो। कौन पूछने जा रहा है आईआईटी में तुम लैपटॉप लेके क्यों बैठे हो, कोई नहीं पूछेगा। वही समझ में, वहां पे तो कैलकुलेटर दिया जाएगा, लो साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो। और यहां पे क्या कहा जा रहा है, हाँ वही समझ में। तो वहां तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना ही, अगर आप बीटेक में जाते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज द टूल, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, बिना उसके आप कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 पढ़े हो, वहां पे साइन 90.36 कैलकुलेट करनी, तो फिर देखिए वहां बाकायदा लॉग टेबल होता है, बहुत सारी चीजें होती है दैट यू, क्या चीज, यस साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर अलाउड, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना, ठीक है, इस वजह से हो गया। और कुछ अंदर से है जो डिस्कस करना चाहते हैं, हाँ ये वाला जरूर वीडियो लेके या जैसे भी डिस्कस करना। आप समझ गए ना, वहां पे आंसर क्या होगा, साइंस सैंपल पेपर में जो डिस्कस कर रहे थे, आंसर वही होगा, बट डायग्राम और जो क्वेश्चन है उसमें मिसमैच है, ठीक है। एज पर न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर वही होगा जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है। और कुछ है नहीं तो फिर साइन ऑफ करें। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ।